महफिल उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। साथियों, आज हमारा ये 11वां दिन है और आज हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं अपनी 11वीं ऑनलाइन क्लास लेकर। जैसे कि आपको पता ही है कि आज से पहले हमने 10 आपकी ऑनलाइन क्लास कराई है, जिसमें हमने आपके 10 सालों के PYQs सोल्व कराए हैं और तकरीबन 1000 क्वेश्चन उर्दू से रिलेटेड हम आपके हल करा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने सभी 10 लेसन 10 क्लासेस पिछली देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उनको ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो उसको ज़रूर भर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही हम आपकी थियोरटिकल क्लासेस स्टार्ट कराने जा रहे हैं और उस ग्रुप में हम सिर्फ उन्हीं को ऐड करेंगे जिनके फॉर्म हमारे पास पहुंचेंगे। फॉर्म भरने की कोई फ़ीस नहीं है। चलिए जल्दी से चलते हैं हम आज की अपनी क्लास की तरफ। और ये जो पेपर है हमारा बेसिकली ये है UTET पेपर 1 2019 में ये आया था और 2019 के सवालों को आज हम डिकोड करेंगे, इनका तज्जिया करेंगे, इनकी वजाहत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, तो इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, अलीफ और बे में। ये हिस्सा अलीफ आपके सामने है और पहला आपका पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन निकालेंगे। जी, ख़त लिखने के फ़न को मकतूब निगारी का फ़न कहते हैं और ख़तों के ज़रिए जो अदब तख्लीक़ किया जाता है वो मकतूबाती अदब कहलाता है। उर्दू में ख़ुतूत के बहुत से मजमूए शाये हो चुके हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ऐसे ख़तों पर मुश्तमिल हैं जो किसी को भेजे गए थे। मौलाना ने ये ख़त किसी को भेजने की नीयत से नहीं लिखे थे, बल्कि वारदात और जज्बात के फ़नी इजहार का उन्हें वसीला बनाया था। कहा जाता है कि आला किस्म की नस्र भी शायरी होती है जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त जज्बे से होता है। इसलिए तीसरे दौर की मौलाना की नस्र को शायरी से ताबीर किया जा सकता है। जी, नस्र और नज़्म दोनों के लिए अल्फाज के इंतखाब और उनकी तरतीब की बड़ी अहमियत है। अल्फाज से जुमला बनता है और जुमले की बनावट नस्र के उसलूब का सबसे अहम हिस्सा है। मौलाना का कमाल ये है कि वो तहरीर में लफ्ज़ों को नगीनों की तरह जड़ते हैं और उनका फ़नकाराना इस्तेमाल करते हैं। जी, आगे आइए। इसी को उसलूब कहते हैं, इसी को उसलूब कहते हैं। मौलाना ने ख़तों के पर्दे में आला दर्जे का अदब तख्लीक़ किया है जो उनके बेशकीमत तजर्बों का हसीन और जमालियाती इजहार है। इसमें फ़नकारी व हुनरमंदी और महारत व मुशाक़ी के जलवे साफ नज़र आते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड जो सवालात हैं वो आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 61 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा बयान दुरुस्त है। एक सेकंड। जी, आपसे पूछा गया है कौन सा बयान दुरुस्त है, बताइए। ऑप्शन ए में ख़त लिखने का फ़न मकतूबाती अदब कहलाता है, या मकतूबाती अदब को ख़त लिखने का फ़न कहते हैं, या फिर सी सही है मकतूब निगारी से मकतबी अदब पैदा होता है, या डी सही है ख़त लिखने का फ़न मकतूब निगारी का फ़न है। जल्दी से सवाल नंबर 61 का जवाब दीजिए। तो सवाल नंबर 61 का सही जवाब डी हो जाएगा कि ख़त लिखने का फ़न मकतूब निगारी का फ़न है। देखिए, जो आपका पैराग्राफ से सवाल आते हैं ना, इसका जवाब आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही देना है। अगर पैराग्राफ में गलत लिखा है तो आपको गलत ही जवाब देना है, अपने दिमाग से कुछ नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ आंसर देंगे। चलिए, सवाल नंबर 62 में आपसे पूछा गया है कि मकतूब की जमा क्या है। मकतूब की जमा क्या है? मकतूब मकातिब है या मकातिब है या फिर किताबत है या फिर कातिब है। जल्दी से बताइए सवाल नंबर 62 का। चलिए, सबसे पहले तो जी सवाल नंबर 62 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मकातिब। देखिए, ये एक जैसे ही आपको देखने में लग रहा है, इनकी भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, वजाहत कर देते हैं, ताकि कभी अगर आपके सामने इस तरह के सवालात आएँ तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। जैसे मकतूब की जमा तो मकातिब हो गया, ठीक है, और मकतूब किसकी जमा है? जी बताइए अगर आपको पता है तो।
चलिए खैर, कमेंट में ज़रूर बताइए आप। तो मकातिब का तो हल हो गया। मकातिब किसको कहते हैं? मकातिब जमा है मकतब की। किसकी जमा है? मकतब की। और मकतब कहते हैं छोटे मदरसे को, ठीक है। मकातिब जमा है मकतब की। और किताबत किसको कहते हैं? किताबत कहते हैं लिखने को, तहरीर करने को क्या कहते हैं? किताबत करना कहते हैं, ठीक है। और कातिब किसको कहते हैं? कातिब कहते हैं राइटर को। राइटर मतलब जी लिखने वाले को। लिखने वाले को क्या कहते हैं? कातिब कहते हैं। लिखने वाले को कातिब कहते हैं। तो ठीक है, एक जैसे ये सारे अल्फाज थे, लेकिन इनका पता आपको लग गया होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और सवाल में आपसे पूछा गया है कि मौलाना ने अपने खतूत को क्या कहा है? ऑप्शन ए में आपके पास मुल्क के दूर दराज हिस्सों तक पहुंचाने की कोशिश की, या फिर वारदात और जज्बात के फ़नी इजहार का ज़रिया बनाया, या फिर कई मजमुओं में शाये किया, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास मकतूब निगारी का फ़न बनाया है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। जी जल्दी से बताइए। तो सवाल नंबर 63 का आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वारदात और जज्बात के फ़नी इजहार का ज़रिया बनाया है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा आपका। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि आला किस्म की नस्र भी शायरी होती है। इस जुमले का मतलब क्या है? ऑप्शन ए में है आपके पास शायरी और आला नस्र में कोई फ़र्क नहीं होता। बी में है शायरी में नस्र की गुंजाइश है। और सी में है नस्र में भी शायरी की कैफियत पैदा की जा सकती है। और डी में है आला किस्म की शायरी अच्छी नस्र होती है। जल्दी से बताइए। तो इस सवाल नंबर 64 का जो सही आपका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नस्र में भी शायरी की कैफियत पैदा की जा सकती है। देखिए नज़्म में क्या होता है, शायरी में क्या होता है कि कम अल्फाज में बहुत सारी बातों को बयान किया जा सकता है सलीक़े के साथ, और वही काम नस्र से भी लिया जा सकता है अगर नस्र निगार यानी लिखने वाला बहुत अच्छा हो। चलिए सवाल नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा गया है कि क़वाइद के एतबार से तीसरा दौर मिसाल है। क़वाइद के एतबार से तीसरा दौर किसकी मिसाल है? ज़मीर की, सिफ़त आददी की, सिफ़त निस्बती की, या तरकीब इजाफ़ी की? जल्दी बताइए। तीसरा दौर, सवाल किसके बारे में पूछा गया है? ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तीसरा दौर किसकी मिसाल है? क़वाइद के एतबार से तीसरा दौर मिसाल है किसकी है? ज़मीर की है, सिफ़त आददी की, निस्बती की, या तरकीब इजाफ़ी की? कल की जो क्लास थी उसमें हमने आपको समझाया था आदद के बारे में। अगर आपको याद होगा, आपने क्लास देखी होगी, तो आदद के बारे में समझाया था। आदद कहते हैं नंबर को। किसको कहते हैं? नंबर को। जी अब तो गालिबन आपको पता लग गया होगा। तो सवाल नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आप इसको समझ लीजिए, जहाँ पे भी नंबर की बात आती है, जहाँ पे भी गिनती या नंबर की बात आती है, वहाँ कौन सी सिफत होती है? सिफत आददी, क्योंकि आदद किसको कहते हैं? नंबर को कहते हैं, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा गया है इस सवाल में कि मकतूब निगार और बेशकीमत ये दोनों क्या हैं? दोनों लाहिक़े की मिसाल हैं, दोनों साबिक़े की मिसाल हैं, या सी है पहली मिसाल लाहिक़े और दूसरे साबिक़े की है, और डी है पहली मिसाल साबिक़ा और दूसरी लाहिक़ा? जल्दी बताइए। जी ये सवाल आपका थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल नंबर 66 का जवाब जल्दी से दीजिए। जी चलिए इसका जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जवाब तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन अब आप समझ लीजिए, अगर आप सिर्फ यहीं से आगे बढ़ गए तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। देखिए हिंदी में दो चीज़ें होती है, एक होती है उपसर्ग, क्या होती है? उपसर्ग, और एक होती है परतइये, क्या होती है? परतइये। जी ठीक है, इनका पता है आपको? उपसर्ग कहाँ आता है? पहले आता है। उपसर्ग आता है पहले, और परतइये कहाँ आता है? बाद में आता है, ठीक है, बाद में। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम अगर पहले कुछ जोड़ देते हैं तो उनका मतलब अलग बन जाता है, और अगर बाद में कुछ जोड़ देते हैं तो उनका मतलब अलग बन जाता है। जैसे यहाँ क्या लिखा है? मकतूब निगार, दिखे? तो मकतूब निगार किसकी मिसाल है? लाहिक़े की, और लाहिक़ा कहते हैं बाद में आने वाले को। परतइये को क्या कहते हैं? जी परतइये को लाहिक़ा कहते हैं। लाहिक़ा उसको कहते हैं जो बाद में जोड़ा जाए। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाहिक़ा किसको बोलते हैं? जो बाद में जुड़ने वाले को, ठीक है, बाद में जुड़ने वाले को। और साबिक़ा किसको बोलते हैं? साबिक़ का तो मतलब आपको पता है ना, साबिक़ कहते हैं पहले को। तो साबिक़ा किसको बोलेंगे?
पहले को, जो पहले जुड़े उसको साबिक़ा, जो बाद में जुड़े उसको लाहिक़ा। यानी लाहिक़ा किसको बोलते हैं? उपसर्ग को, और साबिक़ा किसको बोलते हैं? प्रत्यय को। इतना समझ गए ना आप? आप ये समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ इन्होंने बाद में क्या जोड़ा है जी? निगार जोड़ा है। अगर बाद में इसकी जगह हम कुछ और अगर जोड़ दें जी, तो इसका मतलब अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पहले कुछ और जोड़ दें तो इसका मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। सवाल नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि लफ्ज़ों के इंतखाब और उनके फ़नकाराना इस्तेमाल को क्या कहते हैं? उसलूब कहते हैं, नसर कहते हैं, शायरी कहते हैं, या फिर खूबसूरत जुमला कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल नंबर 67 जी आपकी स्क्रीन पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसलूब। क्या कहते हैं? उसलूब कहते हैं। उसलूब कहते हैं एक मेथड को, राइटिंग मेथड को। आपने देखा होगा ना, हर इंसान के लिखने का तरीका अलग अलग होता है। कोई किसी बात को किसी अलग अंदाज से कहता है, कोई उसी बात को दूसरे अंदाज से कहता है। तो इसी अंदाज को लिखने या बोलने या पढ़ने के उसलूब कहते हैं। ठीक है, लिखने या बोलने के अलग अंदाज को उसलूब कहते हैं। चलिए, सवाल नंबर 68 आपके सामने है। पूछा गया है कि कौन सा बयान दुरुस्त है? मौलाना ने शायरी के लिए अच्छी नस्र लिखी है। बी में है मौलाना के तीसरे दौर की नस्र में शायरी की सिफ़ात मिलती है। या फिर सी सही है कि मौलाना के तीसरे दौर की शायरी में नसरी सिफ़ात पैदा हो गई। या फिर डी सही है कि मौलाना को नस्र और नज़्म दोनों में यकसां कमाल हासिल था। जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए। सवाल नंबर 68 जी। तो सवाल नंबर 68 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मौलाना के तीसरे दौर की नस्र में शायरी की सिफ़ात मिलती हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और आगे जो आपको दिया गया है वो 69 से 75 तक सवालों के जवाब इनके सही मुतबादिल तलाश कीजिएगा। जल्दी से आइए। अब ये कहाँ से आपके सवाल हल होंगे? ऊपर वाला तो इक़्तिबास से आपका जवाब मिल गया था, पैराग्राफ से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फैक्ट आपसे पूछे गए हैं। क्या? फैक्ट। तो फैक्ट आपको पता होगा तभी आप इनके जवाब दे पाएंगे। तो फैक्ट कहाँ से मिलेंगे? आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और हमारी जो पिछली क्लासेस हैं उनको देखेंगे तो सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। चलिए, मर्द मोमिन का तस्वुर किस शायर के यहाँ मिलता है? 69 में मर्द मोमिन का तस्वुर किस शायर के यहाँ मिलता है? ऑप्शन ए में है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी में है मिर्ज़ा गालिब, सी में है अल्लामा इकबाल और डी में हाफिज़ जालिंधरी। तो बहुत मशहूर है ये सवाल, बहुत जगह आता है, बहुत सारे इम्तहानात में आता है। किसके यहाँ मिलता है मर्द मोमिन का तस्वुर? अल्लामा इकबाल के यहाँ मिलता है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? अल्लामा इकबाल जी। सवाल नंबर 70 में आपसे पूछा गया कि दक्खिन से किस शायर का दीवान दिल्ली पहुंचा था? ऑप्शन ए में कुली कुतुब शाह, बी में सिराज औरंगाबादी, सी में इब्न निशाती और डी में वली दक्कनी। जी जल्दी से बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वली दक्कनी। वली दक्कनी कहाँ के रहने वाले थे? ये दक्कन के रहने वाले थे, और इनका दीवान जब दिल्ली पहुंचा तो उसी के बाद दिल्ली के लोगों ने जी उर्दू में शायरी शुरू की, वरना उससे पहले अक्सर शायरी जो होती थी वो फ़ारसी में होती थी। चलिए, सवाल नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि एक गधे की सरगुज़िश्त के मुसन्निफ़ कौन है? एक गधे की सरगुज़िश्त क्या है? एक अफसाना है। क्या है बच्चों? एक अफसाना है। और ये किसका लिखा हुआ अफसाना है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में कृष्णचंद्र, बी में प्रेमचंद, सी में राजेंद्र सिंह बेदी और डी में सादत हसन मंटो। तो जल्दी से जवाब दीजिए। 71 का क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र। क्या हो जाएगा? कृष्णचंद्र इसका बिल्कुल सही जवाब है। जिसने दिया है वो बिल्कुल सही है। 72 आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा गया है झेल में दर्ज किस शायर का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? ये नहीं है ना, इसको आप गौर से देख लिया कीजिए, क्योंकि कई बार ये नहीं आपका सवाल गलत करा देता है। ऑप्शन ए में है मखदूम मोहिउद्दीन, बी में असगर गोंडवी और सी में फैज़ अहमद फैज़ और डी में मजरूह सुल्तानपुरी। जल्दी से जवाब दीजिए। अब मुझे आप एक बात बताइए कि तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा कब हुई थी? तरक्की पसंद तहरीक कब वजूद में आई? जी, तरक्की पसंद तहरीक कब वजूद में आई? तो ये आई थी 1936 में। कब? 1936 में। तो इनमें से देखिए ऐसा कौन सा है जिसका ज़माना 1936 को ना पहुंचता हो? मखदूम मोहिउद्दीन जी, ये तो थे इसमें शामिल। फैज़ अहमद फैज़ भी थे, मजरूह सुल्तानपुरी भी थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये ताल्लुक़ इससे नहीं रखते थे, इसीलिए ये सही जवाब हो जाएगा इसका 72 का जी। ऑप्शन नंबर बी असगर गोंडवी। ठीक है, असगर गोंडवी का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं था। चलिए अगला सवाल आपके पास, और आपसे पूछा गया है कि मुसव्विर गम किसको कहा जाता है? मुसव्विर गम किसको कहा जाता है? जी ये लीजिए,
अब आपको शायद सही दिख रहा होगा। तो मुसव्विर गम किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, अब्दुल हलीम शरर, रतन नासर शार, मिर्ज़ा हादी रुस्वा और राशिदुल खैरी। जल्दी से बताइए, बहुत जगह ये सवाल पूछा जाता है। तो सवाल नंबर 73 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राशिदुल खैरी। अल्लामा राशिदुल खैरी को क्या कहा जाता था? मुसव्विर गम कहा जाता था। कई बार पूछ लिया जाता था कि इनकी फूफा कौन है, इनके राशिदुल खैरी के फूफा कौन हैं? तो उनका नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक है। और कई बार सवाल डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में यहाँ से भी आ जाता है कि उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? तो ये भी कौन हो जाता है? डिप्टी नज़ीर अहमद ही हो जाते हैं इसका जवाब भी, ठीक है जी। कई बार एक बहुत मशहूर नावल है तौबतुन नसूह, क्या है? तौबतुन नसूह। इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किसका नावल है? तो ये भी किसका है? डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। चलिए, सवाल नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, वो फ़ैल जिसका असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे और जुमला पूरा हो जाए उसे क्या कहते हैं? जी जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए में फ़ैल नाक़िस, बी में है फ़ैल मुतअद्दी, सी में है फ़ैल लाजिम और डी में है फ़ैल मजहूल। जल्दी से बताइए। बहुत जगह सवाल ये आता है, जहाँ भी ग्रामर आपको पढ़ाई जाएगी या ग्रामर जिस पेपर में शामिल होती है वहाँ हर जगह ये पूछा जाता है। चलिए जल्दी से बताइए। तो सवाल नंबर 74 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ़ैल लाजिम। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 75 नंबर का आपसे पूछा गया है। एक शेर आपको दिया गया है मिर्ज़ा गालिब का, और ये कहा गया है इसमें, मैंने मजनू ये लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। इस शेर में कौन सी सिनात है? ऑप्शन ए में है सिनात तिलमीह, बी में है सिनात तज़ाद, सी में सिनात मुबालगा और डी में सिनात तजाहुल आरिफाना। जल्दी से आप इस सवाल का जवाब दीजिए। तो सवाल नंबर 75 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि सिनात तिलमीह। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको दिया गया है एक पैराग्राफ, आप उसको पढ़ेंगे और उसके बाद उसी से ही सवाल आपके निकल कर आएंगे। देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो पैराग्राफ होता है, इक़्तिबास होता है, उसको बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर आपको अगर कहीं से आ सकते हैं तो वो पैराग्राफ से आ सकते हैं। लेकिन पैराग्राफ में नंबर कटते भी बहुत हैं। क्यों? क्योंकि आप पैराग्राफ को सही समझ नहीं पाते, उसकी जो मीनिंग है, जो मानी है, उसको आप सही समझ नहीं पाते हैं। चलिए, निज़ाम शमसी का मरकज़ सूरज है। निज़ाम शमसी का मरकज़ सूरज है, जिसका ज़मीन से फ़ासला तकरीबन 9 करोड़ मील है। उसका कतर 8,70,000 मील है और हजम ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है। ज़मीन की सारी सरसब्ज़ी और शादाबी इसी अज़ीम कुर्रे की बदौलत है। हमारी ज़िंदगी और नश्व-नुमा का इन्हिसार यानी डिपेंडेंस भी इसी पर है। दिन की रोशनी और रात की चांदनी इसी के सबब से है। इसी के बाइस बारिशें होती हैं और हवाएं चलती हैं। जी, और इसी की वजह से मौसमों में तब्दीलियां पैदा होती हैं। सूरज ही सारी तवानाई और हरारत का मंबा है। बावजूद 9 करोड़ मील दूर होने के उसकी तमाज़त का ये आलम है कि गर्मियों में जिस्म झुलसने लगता है और कितने ही इंसान और जानवर गर्मी के बाइस हलाक हो जाते हैं। सूरज की सतह का दर्जा हरारत 6000 सेंटीग्रेड के करीब होता है, लेकिन अंदरूनी हिस्सा इससे कहीं ज़्यादा गर्म है। अंदरूनी दर्जा हरारत 2 लाख सेंटीग्रेड से किसी तरह कम ना होगा। सूरज भी उन्हीं अनासिर से बना है जिनसे हमारी ज़मीन बनी है, लेकिन इस कदर तपिश पर ये अनासिर ठोस या रक़ीक़ हालत में नहीं रह सकते। इसलिए ये मानना पड़ता है कि सूरज दहकते हुए दखान यानी गैस का गोला है। देखिए, ये इक़्तिबास था। अगर आपने सही से पढ़ लिया होगा तो सारे आपके जो हैं वो यहाँ से जवाबात मिल जाएंगे। चलिए हल करते हैं इसको। ज़ेल में दर्ज कौन सा बयान दुरुस्त है? ज़ेल कहते हैं निम्नलिखित को, ठीक है जी। सूरज का मरकज़ निज़ाम शमसी है या फिर सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है? निज़ाम शमसी को सूरज का मरकज़ कहा गया है और डी है मरकज़ को सूरज का निज़ाम शमसी कहा गया है। जल्दी से बताइए ऑप्शन सवाल नंबर 76 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी, तो 76 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या कहा है? सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है। चलिए सवाल नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर, 9 करोड़ हिस्सों में लिखने के लिए कितने सिफ़र इस्तेमाल करने होंगे? क्या हुआ कि जब हम 9 करोड़ को किस में लिखेंगे? अंकों में लिखेंगे। 9 करोड़ को अंकों में लिखेंगे
तो कितनी बिंदियाँ, कितनी ज़ीरो हमें लगानी पड़ेंगी। ठीक है, हिंद से कहते हैं किसको? जी, अंकों को, और सिफर कहते हैं ज़ीरो को। ठीक है, तो कितनी लगानी पड़ेगी? देखिए कितनी लगानी पड़ेगी, 5, 6, 7, 9, कितनी लगानी पड़ेगी? 9 करोड़ हम कैसे लिखते हैं जी? हो गई ना? तो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी हो गई? 7 ज़ीरो लगानी पड़ती हैं। ठीक है, इसमें है कहीं 7? ये रहा देखो 7, तो इसका क्या हो जाएगा जी? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि सरसब्ज़ी और शादाबी क्या है? सिफत हैं, मुरक्कब अल्फाज हैं, ज़मीर हैं, मुतज़ाद हैं। जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन तो ए सही हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में भी जान लीजिए। मुतज़ाद किसको कहते हैं? विलोम को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? विलोम को। जब कहीं किसी शेर में दो विलोम शब्द आते हैं तो उसको मुतज़ाद कहते हैं। ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को, और मुरक्कब अल्फाज कहते हैं जब दो शब्द मिलकर कोई एक मीनिंग देते हैं। और सिफत का आपको पता ही है किसको पे कहते हैं जी। चलिए सवाल नंबर 79 आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि मंबा का मतलब क्या होता है। अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मंबा का मतलब क्या होता है? मरकज़ होता है, या महवर होता है, या दरमियानी हिस्सा होता है, या फिर सरचश्मा होता है। जल्दी से बताइए 79 का क्या हो जाएगा? तो 79 का आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सरचश्मा इसको कहते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 80। 10 सवाल और आपके रह गए हैं। रोशनी का मुतज़ाद क्या है? आप बताइए जल्दी से। अंधेरा है, तारीकी है, चांदनी है, या सफ़ेदी है? जल्दी से बताइए। ये क्या आपसे क्या पूछा जा रहा है जी? एंटोनियम्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, विलोम शब्द क्या पूछे जा रहे हैं। रोशनी का विलोम क्या है, इसका मुतज़ाद क्या है? क्या अंधेरा हो जाएगा? बहुत सारे बच्चे यहाँ अंधेरा दे रहे हैं, तो अंधेरा तो बताइए जल्दी से, अंधेरा होगा क्या? अंधेरे का तो क्या होगा? अंधेरे का होगा बच्चों जी उजाला। ठीक है, अंधेरे का क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। 1 मिनट। अंधेरे का हो जाएगा उजाला। अब बताइए, अब तो नहीं बचा। चांदनी का क्या हो जाएगा? कहते हैं ना चांदनी रात है जी, तो इसका हो जाएगा तारीकी। ठीक है, रोशनी का तारीकी सही हो जाएगा। 80 का बी, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। सवाल नंबर 81 में आपसे पूछा गया कि हमारी ज़िंदगी और नशोनुमा का इन्हिसार किस पर है? रोशनी पर, तमाज़त पर, सूरज पर, या तवानाई पर? जल्दी से बताइए, आपको अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ बताना है। सवाल नंबर 81 का जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, सूरज पर। ठीक है, चलिए क्यों है? क्योंकि सूरज से ही सारी फसलें उगती हैं, सूरज से ही रोशनी है, और सूरज से ही क्या है जी? हमारे जिस्म में गर्मी भी बनी हुई है। सवाल नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जवाब बताइए। सूरज के अंदरूनी हिस्से का दर्जा हरारत सूरज के बैरूनी हिस्से के दर्जा हरारत से कहीं ज़्यादा है, या 6000 सेंटीग्रेड के करीब है? सूरज के बैरूनी हिस्से के दर्जा हरारत के बराबर है, या फिर 6000 सेंटीग्रेड से कम है? जल्दी से बताइए 82 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 82 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि सूरज के बाहरी हिस्से से जो उसका अंदर का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। चलिए आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 83 पूछा गया कि अनासिर का वाहिद क्या है? अनासिर का एक वचन क्या है? देखिए उर्दू में भी 2 होते हैं, एक वचन होता है, एक होता है बहुवचन। एक वचन को क्या कहते हैं? वाहिद कहते हैं, वाहिद। और बहुवचन को क्या कहते हैं? बहुवचन को क्या कहते हैं जी? जमा कहते हैं, बहुवचन को जमा कहते हैं। ठीक है, तो एक वचन को वाहिद और बहुवचन को जमा कहते हैं। तो यहाँ अनासिर क्या है? ये बहुवचन है। क्या है बच्चों? बहुवचन है। इसका आपको एक वचन बताना है, कौन सा है? नस्र है, उनसुर है, नसीर है, या फिर नासिर है? बताइए जल्दी से जी। इसका हो जाएगा उनसुर जी। सवाल नंबर किसका? 83 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसने बी दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ से आपके टीचिंग अप्रोच वाले सवाल शुरू होते हैं। चलिए अब बताइए आप, सवाल नंबर 84 में आपसे पूछा गया है कि कवायद की तदरीस का मकसद क्या है? जो हम बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं, ग्रामर पढ़ाने का क्या मकसद है? खेल खेल में ज़बान सिखाना, या तलबा में ज़बान की बारीकी और नज़ाकतों का शूर पैदा करना, या फिर तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना, या फिर नस्र और नज़्म की तदरीस में फ़र्क वाज़ेह करना? जल्दी से आप बताएँगे।
तो सवाल नंबर 84 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि तलबा में ज़बान की बारीकियों और नज़ाकतों का शोर पैदा करना ही क्या होता है, ग्रामर का मकसद होता है। तो 84 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने बी दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए, सवाल नंबर 85 आपसे पूछा गया है कि मतन से उनसियत क़ारी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है। मतन से, मतन के किसको कहते हैं, टेक्स्ट को कहते हैं। किसको, टेक्स्ट को। टेक्स्ट को मतन कहते हैं। जो ये लिखा हुआ है ना सारा, ये जो सारा लिखा हुआ है ये मतन है, ठीक है। चलिए, ए बोलने की महारत का फ़रोग़ होता है, बी जवाब तहरीर करने में मदद मिलती है, और सी का क्या है, आमोज़गार का ज़ाती नुक्ता नज़र के फ़रोग़ में मदद मिलती है, और डी क्या है, पढ़ने की महारत का फ़रोग़ होता है। जल्दी से बताइए 85 का क्या हो जाएगा। तो 85 का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पढ़ने की महारत का फ़रोग़ होता है। चलिए, सवाल नंबर 86 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए। ज़ेल में दर्ज कौन सी बात हम निसाबी सरगर्मियों का हिस्सा नहीं है। किसका, एक तो होता है देखिए सिलेबस, एक होता है सिलेबस, एक होता है क्या होता है जी, एक होता है दीगर एक्टिविटीज़। सिलेबस उनको उसको कहते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है, जो किताबों से आपको पढ़ाया जाता है वो क्या होता है, वो सिलेबस होता है, उसको निसाब कहते हैं। और जो हम निसाबी सरगर्मी होती हैं वो क्या होती हैं, जो निसाब नहीं होती बल्कि उसके साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे खेलना कूदना, ठीक है, और कहीं सैर व सियाहत के लिए जाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन, क्या पूछा जा रहा है, ज़ेल में दर्ज कौन सी बात हम निसाबी सरगर्मियों का हिस्सा नहीं है जी। खेल कूद, मुख्तलिफ़ मकामात की सैर, दरसी कुतुब और मुफव्वज़ा काम, और डी स्कूल में सालाना जलसे का इनेकाद। जल्दी से बताइए। तो 86 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दरसी किताब और मुफव्वज़ा काम क्या नहीं है जी, हम निसाबी सरगर्मियाँ नहीं। क्यों, क्योंकि जो किताबें होती हैं वो तो सिलेबस में शामिल होती है ना। जो हम क्लास में किताबें पढ़ते हैं वो तो सिलेबस ही है आपका, तो वो सिलेबस ही है वो आपका, इसलिए वो हम निसाबी नहीं होगा बल्कि निसाबी होगा। तो इसके अलावा सारी चीज़ें ये क्या है, हम निसाबी हैं, ठीक है, इसको छोड़ के सी को। चलिए, 4 सवाल आपके और बचे हुए हैं, जल्दी से इनको पूरा कर लेते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और पिछली वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियोज़ सारी देख ली हमारी क्लासेस की तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इंशाल्लाह आपके 30 में से 30 नंबर पक्के हैं उर्दू में। चलिए, 87 का क्या है, कौमी दरसियात का खाका 2005 यानी कि NCF 2005, ये क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के मुताबिक ज़बान जानने से क्या मुराद है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानें जानना, या फिर सिर्फ मादरी ज़बान जानना, या फिर हिंदी अंग्रेज़ी और इलाक़ाई ज़बान जानना, या फिर 2 या कई ज़बानें जानना। जल्दी से बताइए 87 का क्या है। तो 87 का आपका डी है, क्या है 87 का डी, 2 या कई ज़बानें जानना। किस में कहा गया है, NCF 2005 में कहा गया है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा गया है कि नज़्म की तदरीस का बुनियादी मकसद क्या है। जो नज़्म पढ़ाई जाती है बच्चों को, पोएम पढ़ाई जाती है क्लास में, उसका क्या मकसद है। लुत्फ़ अंदोज़ी, हुसूल महारत, हुसूल मालूमात और शायर का तारुफ़। जल्दी से बताइए ऑप्शन का क्या सही जवाब हो जाएगा जी। तो शायर का तारुफ़ ये तो नहीं होगा। हुसूल मालूमात, नज़्म में कौन सी आपको मालूमात मिलती है। तो 2 चीज़ें बचती हैं, इनमें से बताइए। चलिए, इनमें से बी भी क्रॉस हो जाएगा और ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पोयम क्या करते हैं, जब शुरू में हम बच्चों को पढ़ाते हैं पोयम, तो किस लिए, ताकि उनको इंजॉयमेंट मिले और बच्चे खुशी खुशी पोयम को याद कर लें, उनका मन लगा रहे, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि मिसालों के ज़रिए उसूल अख्ज़ करने के तरीक़े को क्या कहते हैं। मिसालों के ज़रिए उसूल अख्ज़ करने को क्या कहते हैं, ये कौन सा मेथड है। इस्तिखराजी तरीक़ा, इस्तिक़राई तरीक़ा, या फिर इस्तिक़राई व इस्तिखराजी तरीक़ा, या फिर इस्तिखराजी व इस्तिक़राई तरीक़ा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा जी। ये आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आपके हिंदी और इंग्लिश वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको अगर समझ लेंगे तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा जी। देखिए, जब हम पहले मिसाल देते हैं और फिर मिसालों के ज़रिए उसूल तक पहुंचते हैं, ठीक है।
पहले उदाहरण देते हैं, पहले एग्जाम्पल देते हैं और फिर उसका नियम तक हम पहुंचते हैं, रूल तक पहुंचते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल उसको क्या कहते हैं उर्दू में? इस्तिखराजी तरीक़ा, नहीं सॉरी, इस्तिक़राई तरीक़ा। जी, 89 का बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इस्तिक़राई तरीक़ा। अब इस्तिक़राई तरीक़े को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट में बताइए। जी बताइए जल्दी, अगर किसी को पता है तो जल्दी से बताइए। आपने पढ़ा होगा ना डिडक्टिव और इंडक्टिव, पढ़ा है कहीं? डिडक्टिव और इंडक्टिव। जी, तो इसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव कहते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और सवाल नंबर 90 आपसे पूछ रहा है कि नज़्म की तदरीस की कामयाबी का ज़्यादा इन्हिसार किस पर है? तलबा की खामोश खानी पर, या फिर सदर मुदर्रिस की निगरानी पर, या मुअल्लिम की जानिब से खुलासा नज़्म की तैयारी पर, या मुअल्लिम की बुलंद खानी पर? देखिए पहले सवाल को समझिए। नज़्म की तदरीस की कामयाबी का ज़्यादातर इन्हिसार किस पे? ये कह रहे हैं कि जो हम क्लास में पोयम या फिर कविता वगैरह पढ़ते हैं उसकी कामयाबी का किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? देखिए तलबा अगर खामोश रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, सदर मुदर्रिस का यहाँ कोई काम है नहीं, और मुअल्लिम की जानिब से खुलासा बताने का से भी काम नहीं चलेगा। बल्कि मुअल्लिम यानी कि टीचर जब ज़ोर ज़ोर से क्लास में पढ़ेगा कविता तो तभी बच्चों के उच्चारण को सही करा पाएगा। तो ये थे आज के आपके 30 सवालात। उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और पूरे सवाल किए होंगे। देखिए 31 मिनट्स में हमने आपके कितने सवालात हल करा दिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। रोज़ाना जुड़िए रात 8 बजे।